साथियों गुड इवनिंग। आइए हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से सब कुछ समझते चलते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ा सा खुशखबरी टाइप को पता चल रहा है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम अगस्त में नहीं लेगा, क्योंकि बीपीएससी के पास तैयारी नहीं है। इसलिए वो अब कैलेंडर जारी किया है कि हम सितंबर में एग्ज़ाम लेंगे, दुर्गा पूजा के पहले। जबकि अब उसका तैयारी पर डिपेंड करता है। हम लोग मान के चलेंगे जहिना कह रहा है तहिना लेगा और उसी अनुसार तैयारी करेंगे। आज हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम लोग का आज़ादी यहीं से चलेगा। और चूँकि आधुनिक भारत पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि अंग्रेज लोग अपने यहाँ आ चुके हैं और अपने यहाँ आने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर चुके हैं। अधिकार करने के साथ साथ ये लोग और क्या किए कि अपनी नीतियाँ लागू किए, जिसके अंतर्गत आर्थिक नीति, राजनीतिक और हर तरह की नीतियाँ, वित्तीय मामला भी अपने हाथ में ले लिए हैं। तो वित्त मामला लेने के साथ साथ और क्या स्थिति बना कि देखिए, ये है भारत के मैप। आप लोग मैप बनाया कीजिए, थोड़ा सा खराब भी सही, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा है इंडिया, है ना। तो इसके विभिन्न क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यहाँ बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, मराठा और इधर पंजाब वाले और अवध वाले क्षेत्र पर भी पूरा पे अधिकार कर लिया था। अब तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज लोग अपनी नीतियाँ लागू किए। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इनकी नीतियों से हम लोग परेशान होकर एक विद्रोह भी कर दिए हैं, जो कि 1857 का विद्रोह है। एक व्यापक विद्रोह, एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह हम लोग देख चुके हैं। और उस विद्रोह में हम लोग देखें कि अंग्रेज लोग अभी ताकतवर है तो हम लोग के विद्रोह को दबा दिया, 1857 वाला विद्रोह को। परंतु हम लोग अभी चुकेंगे नहीं। 1857 में हम लोग पहले ही अंग्रेजों को दिखा चुके हैं कि हम लोग कितना बलशाली हैं, जिसके चलते कंपनी के शासन व्यवस्था को हटाकर ब्रिटिश क्राउन अब सत्ता का बागडोर जो है वो अपने हाथों में ले लिया है। तो आइए आज़ादी की लड़ाई के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अब क्या करेंगे कि छिटपुट जगहों से नहीं, जैसे हम लोग देखे थे बंगाल से, बिहार के वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से, इधर कानपुर से, दिल्ली से, झांसी से जो भी आवाजें उठ रही थी विरोध का, तो एक अलग अलग क्षेत्र में उठ रहा था, जिसके चलते अंग्रेज ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे और अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि को भेज कर उसको दबा दे रहे थे। परंतु अब हम लोग को समझ में आ गया कि अगर 1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत, जो कि बांग्लादेश में भी इसमें शामिल है और ये पूर्वोत्तर भारत भी शामिल है, पूरा इतना बड़ा क्षेत्र अगर एक साथ लड़ता, एकजुट होकर हम लोग लड़ते, तो हमारी आज़ादी 1947 के बजाय 1857 में ही हो जाता। परंतु कई इतिहासकारों ने कहा कि यह लड़ाई अपनी अपनी स्वार्थ के लिए लड़ा गया। बाबू वीर कुंवर सिंह अपने क्षेत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने क्षेत्र बचाने के लिए लड़ रही थी। नाना साहब अपने में लगे हुए थे। बहादुर शाह जफर चाह रहे थे कि मेरा मुगल जो बादशाह का जो क्रम चलते आ रहा है मुगल साम्राज्य का, वो कंटिन्यू रहे। किसी ने राष्ट्रव्यापी सोच नहीं रखा कि हम अकेले ना लड़के, बल्कि पूरे देश के स्तर पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई लड़े और अंग्रेजों को भगाने का काम करे पूरे देश से। ऐसा किसी ने नहीं सोचा। अगर इस तरह से सोचते तो स्थितियां कुछ और होती। दूसरी बात यह थी कि इस युद्ध में एक विशेष वर्ग था, वो इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। इसमें सिर्फ जमींदार वर्ग के लोग थे, व्यापारिक और जनसाधारण वर्ग लोग जो थे, जो कृषक मजदूर थे, जो आम आदमी थे, वे लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए, जिसके चलते यह युद्ध हम लोग हार चुके। चूंकि आम जनमानस की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, उनकी अगर सहभागिता इस युद्ध में रहता तो स्थितियां कुछ और होती। परंतु एक सामाजिक अवधारणाएं भी बनी हुई थी कि ये लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्या ये लोग युद्ध करेगा।
एक सामाजिक नीचता की जो भाव बनी हुई थी वो इस समय भी हम लोग को दृष्टिगोचर होता है। तो खैर इन सारे तमाम बातों के बीच हम लोग यह देखेंगे कि संपूर्ण भारत के माध्यम से कैसे विरोध किया जाए। तो इसके लिए अब छिटपुट विद्रोह ना होकर बल्कि एक संगठन का निर्माण होगा जो पूरे भारत में काम करेगा, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ है। संघ है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब आप लोग को सवाल आ रहा होगा कि सर संघ लिख दिए, संघ तो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम पढ़ने के पहले इस पर बहुत विचार हुआ। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ ही हुआ करता था, परंतु दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। दादा भाई नौरोजी अपना प्रस्ताव दिए कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। दूसरी चीज क्या है कि इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो अंग्रेजी अधिकारी थे, उत्तराखंड के क्षेत्रों में पोस्टेड थे। चूंकि भारतीयों के साथ इनका लगाव ज्यादा था, इसलिए अंग्रेज चाहा कि इन्हीं को आगे लाकर एक संगठन बनवा देते हैं और संगठन का एक मुखिया होगा। कोई भी बात रखना होगा तो आवेदन के माध्यम से रखेगा, चाहे हमको पहले बता देगा, जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो पहले बता देगा। नहीं तो इन लोग क्या करता है कि उन्हें विद्रोह कर देता है, इन्हें विद्रोह कर देता है, और हम लोग इधर काम में लगल हैं, उधर मारा पीटी चालू कर दिया, दिक्कत होती है। अब संगठन का मुखिया जब हमको बोलेगा कि देखिए फलना क्षेत्र में आप गलती कर रहे हैं, तो या तो हम सुधार करेंगे और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अंग्रेजों की चालाकी भी थी इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो। दूसरी चीज क्या है कि अगर यह संगठन ही किसी तरह का विद्रोह कर देता है, मार पीट देता है, एक आध दो की हत्या कर देगा, तो कम से कम इस संगठन के मुखिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे तो पता नहीं चलता है कौन लड़ा, कौन गया, कौन किसको मार दिया। एक आध आदमी को पकड़ते हैं, मारते हैं, सरिया देते हैं, बाकी सब कहता है कि हम तो है नहीं थे। तो मुश्किल हो रहा था, इसलिए चालाकी बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम की सहायता से करवाया। इसका स्थापना 28 अगस्त 1885 को हुआ। देखिए एक्चुअली 28 दिसंबर 1885 को होगा। एक्चुअली जब इसका पहली बैठक हुआ तो पूना में प्रस्तावित था, परंतु वहां पर प्लेग होने के चलते यह गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में करने का विचार किया गया कि वहां कर लेते हैं, मुंबई में। तो मुंबई में पहला बैठक हुआ जिसमें पूरे भारतवर्ष से, संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतिनिधि आए और संपूर्ण भारतवर्ष से कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए, जिसमें एक अध्यक्ष भी हैं। जब 72 प्रतिनिधि भाग लिए तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यकों का संगठन है, लेकिन हम लोग हताश नहीं होंगे, ये मेरा पहला कदम है। पहला कदम में 72 आ जा रहा है, वही ढेर है, नहीं तो 7 को नहीं आता। फिर आगे आगे पूरे भारतवर्ष से लोग इसमें आने लगेंगे। तो खैर 72 प्रतिनिधि आए। ये मुंबई में हुआ, पहला मुंबई में हुआ, बम्बई में, और दूसरा जो इसका बैठक होगा वो कलकत्ता में होगा। पहला बैठक का अध्यक्षता ये वो ह्यूम कर लिए, मुंबई। तीसरा जो होगा वो मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, फिर बंबई में हो जाएगा, और फिर जो अगला होगा वो कलकत्ता में हो जाएगा। इस तरह से 6 बैठक के क्रम के अनुसार हुआ। बाकी भी बैठकें हुई, लेकिन आगे का जो बैठक हम लोग देखेंगे वह बैठक देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बैठक
मुंबई में हो गया, कलकत्ता में हो गया, 85 में हुआ, 86, 87, 88, 89, 90 तक हो गया, लगातार होते रहा। ऊपर से 3 को कम से कम हम लोग को याद होना चाहिए। फिर जो हमारा इम्पोर्टेंट बैठक हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हुआ 1896 में। इस बैठक में रहमतुल्लाह सियानी जो थे वही अध्यक्षता किए और यहीं पर वंदे मातरम गाया गया, इम्पोर्टेंट है। फिर एक बैठक होगा हमारे पास 1906 में। इस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए और 1906 वाले बैठक में स्वराज की मांग उठा। पूर्ण स्वराज की नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में उठेगा। स्वराज की मांग उठा। इस समय लोग मूड बनाया था कि गरम दल और नरम दल अलगे अलगे हो जाएंगे, लेकिन चूंकि इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तो लोग थोड़ा मान सम्मान रख लिया कि छोड़ दो, बुजुर्ग आदमी हैं, इनके समय में अलगे न होते हैं। परंतु इसके जस्ट बाद 1907 में होगा, उस सूरत में होगा और वहां पर रास बिहारी बोस हैं, उसके समय नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाएंगे लोग। फिर 1916 में होगा लखनऊ अधिवेशन और इसमें पुनः गरम दल नरम दल एक हो जाएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट बैठक है उसके सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। जो नेक्स्ट बैठक होगा इम्पोर्टेंट, वो 1924 में होगा। इस समय कोई आदमी नहीं मिला। इस समय महात्मा गांधी को बना दिया गया है अध्यक्ष। उसके पहले जो 2 इम्पोर्टेंट है 1911, 1912 और 1922, ये हुआ है बांकीपुर पटना में और ये हुआ है गया में। 22 वाला गया में हुआ है और 12 वाला बांकीपुर पटना में हुआ है। दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद का जो अधिवेशन है वो है 1929 का अधिवेशन। इस समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए। फिर एक इम्पोर्टेंट है 1938 में। इस समय अध्यक्षता हमारे सुभाष चंद्र बोस किए और ये बहुत अच्छा भाषण दिए, क्योंकि आईसीएस पास थे और रिजाइन दे के आए हुए थे और बहुत अच्छा भाषण दिए। लोग इनसे प्रभावित हुआ कि नेता हो तो ऐसा हो, सुभाष चंद्र बोस जैसा। तो ये हरिपुरा में किए और पहली बार गांव में भी ये अधिवेशन हुआ। और जस्ट 1939 में त्रिपुरी में होने वाला था अगला अधिवेशन। लोग अनुमान लगाया था कि सुभाष बड़ी बढ़िया बोलता है, इसी को हम लोग नेता बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे। परंतु महात्मा गांधी अपना कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को लाए हुए थे। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि ये अध्यक्ष बनेगा, कारण कि वो एक उनके जीवनी पे कांग्रेस के बारे में कुछ लिख दिया था, किताब लिख दिए थे पटाभी सीतारामैया, इसलिए महात्मा गांधी चाह रहे थे कि यही बने अध्यक्ष। दोनों में विवाद हो गया। विवाद की स्थिति में 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरी विवाद है उसके बाद वोटिंग हुआ और वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन महात्मा गांधी गुस्सा हो गए और सबको डांटने लगे। गुस्सा में बोले कि ज्यादा काबिल मत बनो, एक मुट्ठी बालू से हम कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी का गुस्सा देखा गया। फिर सुभाष चंद्र बोस को समझाया गया और सुभाष चंद्र बोस वहीं से रिजाइन देके अपना निकल जाते हैं जर्मनी और उसके बाद नहीं दिखे। उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं दिखे, अंडमान निकोबार आए तो वहां पर संबोधित भी किया महात्मा गांधी को, तो वहां से रिजाइन देकर चले गए। तो 39 वाला एक विवाद रहा। 40 में जो हुआ एक अधिवेशन उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए। और चूंकि आगे विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, 39 के बाद विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, तो 40 से लेकर 45 तक वही रहेंगे और फिर हमारा देश 1947 में आजाद होगा। तो एक काम करेंगे, ये जो डेट वाला है ना, इसमें करीब 6, 7, 8 ज्यादा नहीं 10 हम लोग रख लेंगे चुन के अपने से। 10 इंपॉर्टेंट डेट को चुन लेंगे और इन 10 को कल एक चार्ट बनाकर लिख देंगे, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या इसका प्रमुख बात है। 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 85 से लेकर 1947 तक तो लगभग 60-70 अधिवेशन हुए, तो उतना हमको ध्यान नहीं रखना है। हमको मूल रूप से 10 अधिवेशन याद रखना है। तो कल एक छोटा सा चार्ट बना देंगे, 10 अधिवेशन को लिख देंगे और उसके बाद कल ही महात्मा गांधी को बुला लेंगे, क्योंकि इधर 15 अगस्त भी हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना लिए हैं और गांधी जी नहीं हैं, तो फिर समझिए कि आजादी अधूरा है। तो गांधी जी को बुला लेंगे और हम लोग आजादी के तराने गाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।